आज हम बात करते हैं न्यू टॉपिक की। लेसन नंबर 11 रेशो यानी अनुपात। अनुपात आपने वैसे तो मैथमेटिक्स में देखे होंगे कि जब दो संख्याओं की या दो किसी भी पदों की तुलना की जाती है तो उसे हम रेशो कहते हैं। जैसे राम के गणित में 50 नंबर आए, मोहन के 60 आए, तो उनके अनुपात क्या है? 50:60, यानी राम का अनुपात करना है मोहन से, तो 50:60 हो जाएगा, यानी 5:6। उसी प्रकार हम भी यहाँ पे क्या करेंगे कि जब एक व्यापारी व्यापार करता है तो अपनी विभिन्न जो बैलेंस शीट होती है और जो P&L अकाउंट होते हैं उनकी विभिन्न मदों की वो तुलना करता है आपस में कि किसका संबंध किससे है और उसका उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। उसी को हम अनुपात कहेंगे। देखिए अर्थ, दो संख्याओं के पारस्परिक संबंध को गणित के रूप में यानी गणितात्मक रूप में प्रकट करना अनुपात कहलाता है। अनुपात की अभिव्यक्ति, अर्थ तो आए क्या? परिभाषा आप बुक से देख लेना, सिंपल है, अच्छी है। देखिए अनुपातों की अभिव्यक्ति की, अनुपातों को हम किस किस के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है अपना शुद्ध अनुपात। शुद्ध अनुपात का मतलब यह होता है जिसमें हम अनुपात 1 में आंसर आता है, यानी लास्ट में अनुपात 1 आएगा, यानी एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग पूरा पूरा दिया जाएगा। पहली संख्या का आंसर कुछ भी आए, लेकिन जो सेकंड वाली जिसका हम भाग देंगे उसका आंसर 1 रहेगा हमेशा। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे CA में CL का भाग दिया, यानी चालू संपत्तियों में चालू दायित्व का। मान लीजिए मेरे पास CA है 20,000 और CL है 10,000, तो यहाँ पे सीधा सीधा जो नीचे CL है यानी नीचे हमेशा 1 रहेगा, तो नीचे को अगर मैं 10 का भाग दे दूँ 20,000 में तो कितना आ गया? 2 बार, यानी 2:1 लिखूंगा। जहाँ पे अनुपात 1 लिखा जाएगा वो कहलाएगा शुद्ध अनुपात। दूसरा होता है दर अथवा गुने के रूप में। दर अथवा गुने के रूप में जो संख्याएं निकाली जाती है उनको हम टर्नओवर रेशो कहते हैं, और ये अधिकतर अवधि के आधार पर निकलता है। जैसे साल भर में कितनी बार उसकी आवर्ती हो रही है, इसको हम आवर्त अनुपात भी कहते हैं। जैसे कि 2 लाख था अपने पास, एक संख्या 2 लाख है, उसमें 50,000 का भाग देना है। अब इस बार इसको मैं अनुपात में ना लिखकर 50 का भाग 2 लाख में तो दूंगा, 4 आ गया, लेकिन उसको अनुपात 1 ना लिखकर उसे गुणा के रूप में लिखूंगा। इसका मतलब हो गया कि साल में 4 बार उसकी आवर्ती होगी। एक होता है प्रतिशत के रूप में। ज़्यादातर आपके जो लाभ होते हैं, जो खर्चे होते हैं, शुद्ध लाभ, परिचालन के खर्चे, परिचालन के लाभ, यानी जो लाभ हानि से संबंधित है वो ज़्यादातर प्रतिशत के रूप में हम व्यक्त करते हैं, जिनको हम सेल्स के अनुसार देखते हैं। तो देखिए प्रतिशत के रूप में कैसे होगा? जब प्रतिशत हम निकालते हैं तो एक जिस संख्या को हम आधार लेते हैं वो तो नीचे आएगी, जिससे हम उसकी तुलना करते हैं वो ऊपर, और इंटू 100, यानी प्रतिशत में इंटू हमेशा 100 हमारी तरफ से हम लगाएंगे, और दो संख्याएं जो फॉर्मूला बुक में होगा उसके अनुसार हम देखेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे वर्किंग नोट्स हैं, लेकिन वहाँ हम एक एक टॉपिक पे चलेंगे। आज हम केवल तरलता अनुपात पढ़ेंगे, जिसमें मोस्टली 2 रेशो अपने आएंगे। उन रेशो से रिलेटेड मैं आपको सारी थ्योरी और क्वेश्चन सहित बताता हूँ। पहला देखिए कि पहले तो इसका अर्थ समझिए कि तरलता से क्या अभिप्राय है। संस्था के चालू दायित्व को चुकाने की जो क्षमता से है, यानी एक संस्था में जो चालू दायित्व चुकाने की जो क्षमता होगी उसे इन अनुपातों से हम संस्था की अल्पकालीन शोधन की जानकारी मिलती है कि चालू दायित्व को चुकाने के लिए हमारे पास चालू संपत्तियों में क्या क्या है, उसी को ही हम तरलता अनुपात कहते हैं। ये प्राय 3 प्रकार के होते हैं। पहला करंट रेशो यानी चालू अनुपात, जो कि पूरी एक वर्ष के लिए होता है कि एक वर्ष में हमें कितना पैसा चुकाना है, तो उसके लिए अपने पास क्या क्या है। एक होता है तरल या त्वरित अनुपात, लिक्विड या क्विक रेशो। इसका मतलब होता है 6 महीने की अवधि में हमें कितना पैसा चुकाना है, उसके लिए हमारे पास कितनी राशि है। एक होता है पूर्णतः तरल अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। इसका मतलब यह है कि मुझे कितना पैसा चुकाना है सडनली, और आज की डेट में मेरे पास कैश या बैंक में कितना है। सिर्फ और सिर्फ कैश या बैंक से रिलेटेड इसमें पॉइंट आते हैं। देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम चालू अनुपात, लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो क्या है?
संस्था के चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता से हम क्या कहते हैं? तरलता अनुपात, जो कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया। अब देखिए करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी का मतलब मेरे पास चालू संपत्तियां कितनी है और चालू दायित्व कितने हैं। सेकंड मेरा जो फॉर्मूला है वो है लिक्विड रेशो, इसको हम क्विक रेशो भी कह सकते हैं। लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, अगर इन दोनों में ऑप्शन में देखा जाए तो दोनों में करंट लायबिलिटी नीचे आएगी, लेकिन एक तरफ करंट असेट्स आएगा और एक तरफ लिक्विड असेट्स। ये होता है 1 साल की अवधि के लिए, 1 साल में आपके पास कितनी असेट्स है, और एक होता है 6 महीने की अवधि, यानी जिन्हें हमें 1 साल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं केस में, वो तो होती है करंट असेट्स, और जिनको हम 6 महीने के अंदर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं यानी नगद में परिवर्तन हो जाती है, उसको कहेंगे हम लिक्विड असेट्स। अब देखिए कि सबसे पहले मेरे पास करंट असेट्स के कितने तरीके हैं। पहला तरीका CA करंट असेट्स निकालने का, कैश, बैंक, डेप्टर, BR, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी स्थायी संपत्तियों को छोड़कर और इन्वेस्टमेंट को छोड़कर जो भी हमारी संपत्तियां हैं, असेट्स है, वो करंट असेट्स आ जाएंगी। एक तरीका यह है कि आपके पास लिक्विड या करंट लायबिलिटी है। क्या है? करंट लायबिलिटी, तो उसमें आप वर्किंग कैपिटल को जोड़ सकते हो, तो इससे भी आपकी करंट असेट्स आ जाएगी। एक फॉर्मूला होता है आपका कि टोटल असेट्स में से यदि फिक्स असेट्स यानी नॉन करंट असेट्स को मैं घटा दूं और साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को घटा दूं, कि टोटल असेट्स में से फिक्स असेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को घटा दिया जाए तो करंट असेट्स आपकी आ जाती है। अब देखिए लिक्विड असेट्स निकालने के फॉर्मूले, या तो CA में से जो तो आपका टोटल करंट असेट्स था उसमें से स्टॉक और प्रीपेड दोनों को घटा दो, तभी आपको आ जाएगा, या फिर स्टॉक और प्रीपेड को छोड़कर बाकी जो आपकी करंट असेट्स के पॉइंट्स हैं उनको जोड़ लो, लेकिन उसमें स्टॉक और प्रीपेड नहीं होना चाहिए, यानी कैश, बैंक, BR, डेप्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आपका आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम CL की। CL में हमें किस किस को शामिल किया गया है? क्रेडिटर्स, BP, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कैसे भी कह सकते हैं इसको, शॉर्ट टर्म लोन भी मान सकते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी इसमें हो सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स में से कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, तो हम उनको ले लेंगे। एक फॉर्मूला और है इसका कि टोटल असेट्स में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को घटा दो। टोटल असेट्स में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, इसको कुल मिलाकर हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों को मिलाकर। और एक फॉर्मूला बनता है आपका कि CL में से जब CL निकालनी हो तो CA में से वर्किंग कैपिटल को घटा दीजिए, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, मैंने टोटल असेट्स दे दी, नॉन करंट असेट्स दे दी, शेयर होल्डर फंड्स दे दिया और नॉन करंट लायबिलिटी। इन चारों से आपको करंट रेशो, लिक्विड रेशो कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला लिख दीजिए, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 5 लाइन का इसमें गैप दे दूँ। अब अगर हम इसमें सिर्फ करंट रेशो ही निकाल रहे हैं तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में मुझे चाहिए CA, क्योंकि मेरे पास टोटल असेट्स है और नॉन करंट असेट्स हैं। अगर मैं टोटल असेट्स में से नॉन करंट असेट्स को घटा देता हूँ, टोटल असेट्स माइनस नॉन करंट असेट्स, तो मेरी क्या आ जाती है? करंट असेट्स। ऐसे ही यदि टोटल असेट्स में से मैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है, जो कि मैंने वर्किंग नोट में पहले भी बताया था कि CL के हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल असेट्स में से मैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को भी घटा देता हूँ, तो इससे मुझे CL आ जाएगी। C आ गया 90,000, CL आ गई 45,000। इसके बाद देखिए फॉर्मूले में मान रखेंगे, एक तरफ आया आपका 90,000, एक तरफ आया है 45,000। 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे। अब चूंकि मुझे यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे आंसर 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आएगा तो इसको काटने पर ऊपर 2 हो जाएगा, तो यानी 2:1। हमेशा नीचे वाली संख्या 1 आएगी और ऊपर नीचे वाली संख्या का चाहे कितनी भी बार भाग जाए, चाहे पॉइंटों में जाए, वो हमें लेना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जिसमें मैंने करंट असेट्स दे दी, स्टॉक दे दिया, वर्किंग कैपिटल दे दी।
और इस बार मैंने दोनों फॉर्मूले करंट रेशो और लिक्विड रेशो दोनों कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे मेन बात, करंट रेशो का फॉर्मूला लिख लो, करंट लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिख लीजिए। दोनों फॉर्मूले लिखने के बाद सीधे हम चलते हैं पहले वर्किंग नोट कैसे। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मुझे करंट असेट्स, स्टॉक और वर्किंग कैपिटल दिया है, तो देखिए सबसे पहले करंट असेट्स सीधी सीधी मुझे दे दी 2 लाख। दूसरा मुझे दिया है लिक्विड असेट्स निकालनी है, तो करंट असेट्स में से स्टॉक को घटा दो और प्रीपेड को, तो प्रीपेड तो मेरे पास है नहीं तो मैं स्टॉक को घटाऊंगा। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, चाहे स्टॉक के नाम से है चाहे इन्वेंट्री, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो करंट असेट्स तो आपकी है 2 लाख, स्टॉक का आपका 1 लाख, तो 1 लाख आपका लिक्विड असेट्स रहेगी। करंट लायबिलिटी निकालनी है तो CA करंट असेट्स दे रखा है, उसमें से वर्किंग कैपिटल को घटा देंगे। CA मेरे पास 2 लाख है, वर्किंग कैपिटल मेरे पास 1,20,000 है, तो आ गया 80,000। अब मान रखते हैं इनका। पहला है कि मेरे पास 2 लाख तो करंट असेट्स है और करंट लायबिलिटी है 80,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 8 का भाग 20 में दूंगा तो आएगा 2.5 बार। अनुपात 1 हमें लिखना कंपलसरी है। ये तो हो गया करंट। ऐसे लिक्विड का देखिए, 1 लाख तो आपकी लिक्विड असेट्स आई और 80,000 आपका वर्किंग और करंट लायबिलिटी आया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 से 1 कट गई, 10 में 8 का भाग देंगे तो 1.25 बार जाएगा। अनुपात 1। अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इसमें करंट लायबिलिटी आपको दे दी 1 लाख, स्टॉक दे दिया और वर्किंग कैपिटल, यानी इस बार उसने करंट असेट्स नहीं दी। तरीका वही चलेगा, पहले आप दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए, 5-5 लाइन का गैप दे दीजिए। सबसे पहले वर्किंग नोट्स में हम करंट असेट्स निकालेंगे। CL दे रखी है, वर्किंग कैपिटल है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो आपका करंट असेट्स आ जाएगा। करंट असेट्स आने के बाद अगर आपको लिक्विड असेट्स चाहिए तो करंट असेट्स में से इन्वेंट्री घटेगी, क्योंकि और तो कोई इसका फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको साफ साफ पॉइंट्स तो दिए नहीं, इन्वेंट्री दिया है। तो करंट असेट्स में से इन्वेंट्री घटा दी तो मेरे पास लिक्विड असेट्स आ गई। अब मान रख लीजिए कि एक तरफ आपके 2.5 लाख करंट असेट्स आ गई, करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख आ गई, भाग दे दीजिए 4 जीरो से 4 जीरो, एक संख्या 10 का भाग देना है 25 में, 2.5 अनुपात 1। ऐसे लिक्विड रेशो निकालना है। 1.5 लाख में 1 लाख का भाग देना है तो 1.5 अनुपात 1। हम हमारे जो भी फॉर्मूले हैं पहले हम उन्हें याद करते हुए हम इनके 3 टाइप्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको पहले हल करेंगे। फिर इसी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें आंसर पहले दे देता है और पॉइंट्स बाद में पूछता है, उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।